नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, एक तरफ देश भर में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ पर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इन सब पर नकेल कसने की तैयारी हो गई है। तो दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और ओवैसी बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। उनका साथ दे रहे हैं गठबंधन के कुछ नेतागण। दोनों ही सांसदों ने एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। दोनों नेताओं ने कहा है कि केंद्र एसआईआर के बहाने देश में एनआरसी को लागू करना चाह रही है। हालांकि एसआईआर और एनआरसी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ये हम और आप अच्छी तरह से समझते हैं और हमसे भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं एसआईआर का विरोध करने वाले जनप्रतिनिधि नेतागण। लेकिन वोट बैंक की मजबूरी क्या क्या न कराए, जो कराए वो भी कम है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को एसआईआर की आलोचना करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। पार्टी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया और आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के चीफ ने एसआईआर को सोची समझी साजिश करार दिया। अखिलेश यादव ने आशंका जताई कि एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट आएगी और लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बेहद परेशानी होने वाली है। मैपिंग ऐप उतना सहयोग नहीं कर रहा। अब सपा का मानना यह है कि एसआईआर के बहाने लोगों को डराया जा रहा है, उनको भगाने की कोशिश की जा रही है। पर हमें तो लगता है डरे हुए तो सांसद महोदय खुद हैं। ऐसा ही कुछ बयान सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी दिया कि ये पिछले दरवाजे से की जा रही एनआरसी की एंट्री है। लेकिन देखा जाए तो वास्तव में एसआईआर और एनआरसी दो अलग अलग मुद्दे हैं। ये आज हम आपको इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं और सच्चाई इसकी पूरी बताने वाले हैं। ये कहीं से भी एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, कहीं से भी एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं। तो चलिए जानते हैं कि एसआईआर और एनआरसी में आखिर अंतर क्या है, क्यों इसके लेकर बरगलाया जाता है, क्यों इसे देकर भ्रम फैलाया जाता है, और अगर वाकई ये अलग है तो विपक्ष जनता को क्यों बरगलाता है, क्यों लोगों को भ्रमित किया जाता है और इससे विपक्ष को क्या फ़ायदा होने वाला है, विपक्ष को क्या लाभ होने वाला है। तो देखिए, एसआईआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण। हालांकि इसे थोड़ा हल्का भी किया जा सकता था और आसान बनाया जा सकता था, पर ठीक है। इसे चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को पूरी तरह से अपडेट रखने के लिए चलाया है। ये उनकी तरफ से ये सरल शब्द है, लेकिन एक तरह से मतदाता सूची की ये सफाई कराई जा रही है। 2003 के बाद से जितनी भी धांधली हुई है वो सब एक एक करके अब सामने लाई जा रही हैं। फर्जी नाम सामने आ रहे हैं, एक ही नाम से कई कार्ड बने हुए हैं, कई नाम से एक कार्ड बना हुआ है। यहाँ विस्तार से आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ये क्या है और चुनाव आयोग इसे क्यों करा रहा है, एसआईआर देश के लिए क्यों ज़रूरी है। आमतौर पर हर साल देखा जाए तो मतदाता सूची का रिवीजन होता है, जिसमें लोग खुद फॉर्म भरकर नाम जुड़वाते हैं या हटवाते हैं, पर उसके लिए हमें जागरूक भी होना चाहिए। लेकिन एसआईआर उससे थोड़ा अलग है, थोड़ा सख्त प्रक्रिया है। इसमें बूथ लेवल के अधिकारी जो होते हैं, जिन्हें हम बीएलओ कहते हैं, आजकल घर घर जाकर वो अपना काम कर रहे हैं, जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वो खुद जाते हैं, घर घर जाते हैं और फिजिकल वेरिफिकेशन खुद करते हैं, चेक करते हैं जो व्यक्ति वोटर लिस्ट में है वो वास्तव में उस पते पर रहता है कि नहीं रहता है, वही उसकी फ़ोटो है, वही उसकी तस्वीर है, वो जीवित भी है कि नहीं है, और क्या वोट देने के योग्य भी है या नहीं है। इसमें यह तय किया जाता है कि वोटर लिस्ट में सभी की फ़ोटो साफ़ सुथरी हो, नई फ़ोटो हो। चुनाव आयोग के लिए फर्जी वोटर्स को हटाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। कई बार वोटर लिस्ट में ऐसे लोगों का नाम रह जाता है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या वो उस जगह को छोड़कर कहीं और चले गए हैं, उस शहर को छोड़ गए हैं, उस स्टेट को ही छोड़ गए हैं। एसआईआर के ज़रिए ऐसे नामों को हटाया जाता है ताकि फर्जी वोटिंग को रोका जा सके। उनके ही नाम पर फर्जी वोट डलाए जाते हैं। वोटर लिस्ट सही हो, उसमें दर्ज जो नाम है, उनकी उम्र है, उनका पता है, वो सब सही हो, उसमें कुछ भी गलती ना हो। जो युवा 18 वर्ष के हो गए हैं और जिनका नाम अभी तक लिस्ट में नहीं है, उन्हें भी इस अभियान के दौरान लिस्ट में जोड़ा जाएगा। घर घर जाकर लिस्ट बनाई जा रही है। कई बार एक ही व्यक्ति के नाम 2 अलग अलग जगहों पर वोटर लिस्ट में होता है। ऐसी भी समस्या आ जाती है कि पहली वोटर लिस्ट से नाम काटा नहीं गया और दूसरी जगह नई लिस्ट में नाम जुड़ गया। तो ये भी एक तरह की धांधली है। एसआईआर के ज़रिए डुप्लीकेट एंट्रीज़ को भी हटाया जा रहा है। अब देखा जाए तो आगामी चुनाव की तैयारी चल रही है और चुनाव आयोग इसमें जुट गया है
और आगामी चुनाव कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। 2026 में कई जगह चुनाव होने हैं, वहाँ सबसे पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है। चुनाव से पहले लिस्ट सही तरीके से तैयार हो जाए, इसी की कवायद चल रही है, ताकि बाद में कोई पार्टी ये आरोप ना लगा सके कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी, वोट चोरी का मामला नहीं था। ये तो एसआईआर की बात हो गई। लेकिन अब बात करते हैं राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी की। एसआईआर तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये वोटर लिस्ट से संबंधित चीज़ है। अब हम आपको बताते हैं एनआरसी की बात, ताकि आपको भी ये समझ में आ जाए कि दोनों में कितना अंतर है। एनआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। आसान शब्दों में कहें तो ये भारत के सभी लीगल नागरिकों की एक आधिकारिक सूची है। इसमें उन सभी लोगों का विवरण होता है जो भारत के असल नागरिक हैं। एनआरसी का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि देश के असली नागरिकों की पहचान की जाए और जो अवैध घुसपैठिए हैं उनकी भी पहचान की जाए। एनआरसी का मुख्य मकसद है अवैध घुसपैठियों की पहचान करना, देश के नागरिकों की पहचान करना। दो अलग अलग मुद्दे। भारत के नागरिकों में और घुसपैठियों के बीच अंतर को स्पष्ट करना है। जो लोग इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाते हैं उन्हें विदेशी माना जाता है। दरअसल एनआरसी की जड़ें सबसे पहले असम राज्य से शुरू हुई और उसकी जड़ें यहीं पर हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में जब पहली बार एनआरसी लागू हुआ था 1951 की जनगणना के बाद इसे तैयार किया गया था। बांग्लादेश युद्ध 1971 में हुआ और 71 में पाकिस्तान और बांग्लादेश में युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में सीमा पार से लोग आए और सबसे ज़्यादा असम और पश्चिम बंगाल में रह गए, जो भाग कर आए। इसमें असम की और पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदलने लग गई। स्थानीय लोगों ने इसका उस समय काफ़ी विरोध भी किया था। असम समझौता हुआ 1985 में। कई वर्षों के आंदोलन के बाद 1985 में राजीव गांधी की सरकार और आंदोलनकारियों के बीच असम समझौता हुआ था, जिसमें तय किया गया था कि 24 मार्च, ध्यान दीजिएगा, इसमें पूरी तरह से तय किया गया था कि 24 मार्च 1971 की आधी रात तक जो लोग असम में आए हैं उन्हें भारतीय माना जाएगा और उसके बाद आने वालों को विदेशी माना जाएगा। यानी 71 के बाद जो भी आए हैं कायदे से वो सब अवैध घुसपैठिए हैं। वो भले ही हम कहें कि हम 20 साल से रह रहे हैं, हम 25 साल से रह रहे हैं, हमारे पास फला कागज़ है, ढिका कागज़ है, सारे दस्तावेज दिखा दें, लेकिन लीगल तौर पर तो वो विदेशी ही हैं। इसे अपडेट करते हुए एक लिस्ट बनाई गई 2019 में। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में असम में एनआरसी अपडेट किया गया और 31 अगस्त 2019 को एक फाइनल लिस्ट आई। इसमें करीब 19 लाख लोग लिस्ट से बाहर हो गए थे जो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए, लेकिन उनके लिए भी एक बड़ा समर्थक दल खड़ा रहा। उस समय भी रोना रोया गया कि ये कहाँ जाएंगे, जैसा कि आज हो रहा है वर्तमान में। असम एनआरसी के तहत व्यक्ति को ये साबित करना था कि वो या उनके पूर्वज 24 मार्च 1971 से पहले भारत में ही थे। इसके लिए दो तरह के दस्तावेजों की मांग की गई थी, जैसा कि आज भी मांगा जा रहा है। 1951 का एनआरसी, 1971 तक की वोटर लिस्ट, ज़मीन के कागजात अगर है आपके पास तो, नागरिकता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, कुछ इस तरह की चीज़ें थी जिससे ये साबित होता था कि आप भारत के ही निवासी हैं। ये साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, बोर्ड का सर्टिफिकेट, बैंक या एलआईसी के डॉक्यूमेंट्स, ये सब कागज़ थे। ये तो थी असम की बात, लेकिन वर्तमान में असम के अलावा केंद्र सरकार ने कई बार पूरे भारत में एनआरसी लागू करने की बात खुद कही है। कई बार अमित शाह ने सदन से कहा है कि एनआरसी पूरे देश में लागू किया जाएगा। अभी तक पूरे देश के लिए एनआरसी का कोई आधिकारिक ड्राफ्ट या कोई नियम अभी तैयार नहीं किया गया है। सरकार ने संसद में कहा है कि अभी तक पैन इंडिया एनआरसी पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन दस्तावेजों का ना कोई कागज़ दिखा पाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये कागज़ ही साबित करते हैं कि आप इस देश के नागरिक हैं। क्या आप किसी और देश में बिना कागज़ दिखाए रह सकते हैं? नहीं ना। तो फिर भारत में ही क्यों? भारत में बहुत से लोग गरीब हैं, अशिक्षित हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हैं, सूखे इलाके में हैं, वो भी गरीब हैं। तो क्या उनके पास अगर पुराने दस्तावेज हैं तो वो भारत के नागरिक हैं? अब डर इसी बात का है कि असली भारतीय भी कागज़ ना होने के कारण लिस्ट से बाहर हो सकते हैं, तो उनके लिए भी कुछ नियम है। एसआईआर का मकसद ये सुनिश्चित करना है
आप एक बार फिर से अच्छी तरह से समझ लीजिए कि एसआईआर का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अपात्र मतदाता सूची में ना रहे। यानी जो भी पात्र है वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, जो पात्र नहीं है वो उसका वोटर लिस्ट से बाहर होना चाहिए। बस इतनी सी बात है। वहीं एनआरसी की बात करें तो इसमें सरकार ये तय करती है कि आप इस देश के असली नागरिक हैं या नहीं। तो मामला बिल्कुल साफ है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन विपक्ष इतना हो हल्ला मचाता है कि एक साधारण सी बात भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और जनता भ्रमित होती है। नतीजा ये होता है कि बिना जाने समझे सही और गलत की एक धारणा बन जाती है। नुकसान किसी और का नहीं, इस देश के नागरिकों का ही होता है, हमारा ही होता है। तो आज हमने इसीलिए अपने सभी दर्शकों के साथ ये जानकारी साझा की कि एसआईआर और एनआरसी में आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और ना ही एक दूसरे से इसकी तुलना करें। देश का एक एक नागरिक ये चाहता है कि घुसपैठियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बरती जाए। अब इस जानकारी में अगर आप भी कुछ साझा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़े रहिए खबर प्रधान के साथ। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।